अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। मुतफर्रिक़ ख़बरें और काफ़ी सारी ख़बरें बात करेंगे। रोज़ाना एक्सप्रेस से शुरू करते हैं। साना साहिवाल पर जुडिशल कमीशन का इंदिया, वज़ीर आज़म का गैस बिलों में इजाफे का नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म। आवाम पर इजाफी बोझ नामुनासिब है। वज़ीर आज़म पंजाब हुकूमत की इंतज़ामी व माली इस्तेदाद बढ़ाने के लिए जायज़ा इजलास। ज़राअत, तवानाई, अफरादी क़ुव्वत को फ़रोग़ देने पर गौर। पंजाब की तरक्की पर सलमान शाह की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की मीडिया के साथ रवाबित मजबूत। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। वाटर अथॉरिटी की मंजूरी। तालिबान अमन के ख्वाहां और हम भी ना ख़त्म होने वाली अफ़गान जंग से निकलना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अफ़गानिस्तान में इंतखाबात अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी कराने की तजवीज़। ज़राए नवाज शरीफ के मुख्तलिफ टेस्ट गुर्दे में पथरी तशख़ीस। पहली पेशरफ्त रिपोर्ट नैब को मौसूल आज सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। ये जाली अकाउंट्स के हवाले से है। कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक है। शाह महमूद लंदन पहुंच गए। और इसके अलावा दीगर ख़बरें देखते हैं। रोज़ाना जंग, पंजाब गवर्नेंस में बड़ी तब्दीली, टीम में रद्दोबदल के लिए वज़ीर आला को ग्रीन सिग्नल। गैस के ज़ायद बिलों का नोटिस। मुतासरीन साना साहिवाल जुडिशल कमीशन चाहते हैं तो बना दिया जाए। हेल्थ कार्ड के ज़रिए 9 लाख तक इलाज मुफ्त। पहले मरहले का इफ्तिताह आज होगा। पुलिस में रिफॉर्म्स ला रहे हैं। इंतहाई शर्म की बात है, इतना अरसा इक़्तिदार में रहकर कहते हैं हमें लंदन भेजते हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात। जायदादों की कीमत का तयन, GST और ज़रूरी टैक्स वसूली का इख्तियार सूबों से वापस लेने की तजवीज़। कमीशन बनाने का फ़ैसला। इसके अलावा पैमरा का वेब TV और TT रेगुलेशन जल्द शुरू करने का ऐलान। कमेटी तश्कील। मोदी की आमद, मकबूजा वादी छावनी में तब्दील, मुकम्मल हड़ताल। रोज़नामा डॉन डेली, किडनी स्टोन डिटेक्टेड एज नवाज अंडरगोज टेस्ट्स। PM ऑर्डर्स स्पीडी जस्टिस इन साहिवाल शूटिंग केस। द शेकी फाउंडेशंस ऑफ ASF अरेबियन विस्टा। ये सब चल रहा है। आपको भी मालूम है कि जो तामीरात के हवाले से बात होती रहती है कि वो कौन सी कानूनी है, कौन सी नाजायज़। प्रोटेस्ट्स शट डाउन ग्रीट मोदी इन IOK। एक रोज़नामा ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून। PM ऑर्डर्स इंक्वायरी इनटू एग्जॉर्बिटेंट गैस बिल्स। अफगान इलेक्शंस अंडर UN वॉच प्रपोज्ड। न्यूज़ की खबरें। प्रपोजल्स टू गेट पावर्स बैक फ्रॉम प्रोविंसेस टू कलेक्ट GST टैक्स एग्री इनकम। पंजाब गवर्नेंस स्ट्रक्चर टू बी रीवैम्प्ड। नज़ीर, ये सारी ख़बरें हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन हम बात जो करेंगे आज ख़ास फोकस रखेंगे वो आपको मालूम है कि जो तजावुज़ात के हवाले से एक बड़ा सिलसिला शुरू हुआ कोर्ट ऑर्डर्स के बाद, उसके बाद से आज तक की सूरत हाल और उसमें क़ानूनी पेचीदगियाँ। इसके अलावा सईद गनी साहब वज़ीर बल्दियात सूबा सिंध वो कहते हैं कि मैं कोई घर नहीं गिराऊँगा और अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने इस्तीफ़ा दे दूँगा अपनी वज़ारत से, अपने ओहदे से। तो ये सारे मामला चल रहे हैं और हम आज इस मौजू पे बात करेंगे जनाब एडवोकेट इब्राहिम अज़मी साहब से। और हमारे साथ मोहम्मद तौहीद साहब तशरीफ़ रखते हैं, कराची अर्बन लैब। ये कराची अर्बन लैब क्या है ये भी पूछेंगे और इन दोनों को खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इब्राहिम अज़मी साहब, मैं थोड़ा सा आपसे अब प्रोग्राम के टॉपिक का आगाज़ करती हूँ। जिस तरह से आप ज़ाहिर बेहतर बताएंगे, फ़ैसला आया कि तजावुज़ात का ख़ात्मा। अच्छा, क्या कोर्ट ने वाकई यही कहा था कि जो लोग लीज़ शुदा 30-30, 40-40 साल दुकानों के मालिकान थे या कुछ घर ऐसे थे जिस पे अभी कुछ वाज़े नहीं हो पा रही सूरत हाल कि उनको नाजायज़ कहा जाएगा या जायज़ कहा जाएगा, जिस तरह से सारा मामला हुआ, कानूनी तौर पर आप समझते हैं ये ठीक हुआ? इसकी इब्तिदा वहाँ से होती है जब नेमतुल्लाह साहब ने पिटीशन दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में। ठीक। और उन्होंने ये कहा कि MQM ने बहुत सारे ऑफिसेज बना लिए थे पार्कों पे, और पार्कों पे उन्होंने शादी हॉल बना लिए थे अपने कायदीन के नाम पे, और एक उसको जस्टिफाई कर रहे थे
तो जब वो पिटीशन हाई कोर्ट ने सुनी तो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसमें 4 चीज़ें थी। पहले तो ये कि पार्कों पे तजावज़ात हटाई जाएँ, नालों पे हटाई जाएँ, इसलिए कि जब बारिश होती है तो मसला होता है फुटपाथों पे लोगों के चलने के लिए, और सड़कें, 4 चीज़ें थी, पार्क, नाले, सड़कें, फुटपाथ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब सोमोटो लेना शुरू किया साकिब निसार साहब ने, और उन्होंने मतलब बिल्कुल आगे बढ़ के एक्टिवली काम किया, तो फिर आपकी जो इंतज़ामिया थी, एग्जीक्यूटिव थी, वो मजबूर हुई सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे अमल करने के लिए, और फिर उन्होंने उन नाजायज़ तजावज़ात को तोड़ा जो चाहे 40 साल से हो या 50 साल से हो, 60 साल से हो, लेकिन अगर वो नाले पे हैं, सड़कों पे हैं, फुटपाथ पे, उनकी लीज़ नहीं हुई थी। तो ये सिलसिला इस तरह चलता रहा। फिर जस्टिस गुलजार साहब ने, फिर जब रेलवे ट्रैक की बात आई तो जस्टिस गुलजार साहब ने कहा कि भाई अगर रेलवे ट्रैक बनाना है तो ये जो नाजायज़ तामीरात हैं उनको हटाया जाए। अब इसमें मसला ये होता है कि 2 किस्म के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो वाक़तन बिल्डर्स होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, और सियासतदान होते हैं। ये तीनों की मिली भगत जो होती है, एक तो वज़ीर है जो असम्बली का मेंबर है, नुमाइंदा है, दूसरा जो वो ब्यूरोक्रेट है, और तीसरा जो वो बिल्डर है, वो इन नाजायज़ जगहों पे कब्ज़ा करके करोड़पति अरबपति बन गए। जैसे कि जस्टिस गुलजार साहब ने कहा कि तुम्हारे तो जो चपड़ासी हैं वो भी अरबपति बन गए और तुम कनाडा चले जाओगे। अब आप सोचें कि पियोन हो जो नायब कासिद हो, वो अगर अरबपति बन जाए, हम तो बड़े बड़े हुक्मरानों की बात कर रहे थे ना, लखपति और करोड़पति की बात हो रही थी। तो यहाँ से ये सिलसिला जो है वो ख़राबी की जानिब बढ़ता रहा, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर अहकामात पे अमल दरामद शुरू किया। अब दुकानें भी हटाई गई हैं तो लोगों की बेरोज़गारी फैल रही है, और घरों के लिए और बड़ा ज़्यादा सेंसिटिव मसला होता है। तो इसमें ऐसा है कि अब कानून के बारे में ये कहा जाता है कि कानून पे अमल दरामद होना चाहिए, चाहे आसमानी क्यों न गिर पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ कभी ये नहीं देखता, अगर किसी कातिल को सज़ा दी जाए तो उसकी माँ भी होती है, वो भी रो रही होती है, तो अब चूँकि उससे कत्ल किया होता है, अब नाजायज़ तजावज़ात हैं, लोगों के लिए फुटपाथ चलने के लिए हैं, रोड चलने के लिए है, पार्क लोगों के खेलने कूदने के लिए है, नाले पे अगर आप तामीरात कर लें और बारिश हो जाए तो फिर और प्रॉब्लम होता है। तो इन तजावज़ात का कहा गया है कि हटाया जाए। ठीक है जी, तो साहब आपकी तरफ आते हैं, आप बताइएगा, कहा गया कि 40 साल या 50 साल पुराने मास्टर प्लान को रिवाइव किया जाए, क्या टेक्निकली ये पॉसिबल है? देखिए, पहली चीज़ तो ये, अभी जितने कोर्ट डिसीजन डेमोलिशन के जब हम देखते हैं, जो लास्ट 27 अक्टूबर 2018 को जो आया था फैसला, जिसमें एम्प्रेस मार्केट को कहा गया था, उसके बाद से मुतवातिर आप देखें कोई ना कोई फ़ैसला आता जा रहा है। अभी लास्ट फैसला जिसकी आप बात कर रहे हैं जो 22 और 23 जनवरी का ही है, जिसमें कहा गया कि कराची को, हमारे पास मतलब जो उसकी शक्ल आई वो ये आई कि कराची को 40 साल पुरानी हैसियत पे बहाल किया जाए। ठीक है ना। तो अभी 2 दिन पहले गवर्नर हाउस में जो अदब फेस्टिवल होता है वहाँ पे भी हमारी इस पर एक डिस्कशन थी। मैं कराची अर्बन लैब को ही रिप्रेजेंट कर रहा था। उसमें फैसल सिद्दीकी साहब थे, कमिश्नर कराची थे, दीगर NED के डीन डॉक्टर नुमान साहब थे। तो इस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने जो है वो बड़ी अच्छी, मतलब इस पर हमारी भी कुछ नॉलेज में इजाफा किया। उन्होंने इस पर कहा कि जी ये जो फ़ैसला आया है इसमें कहीं ये नहीं कहा गया कि बिल्डिंग्स को गिरा दे SBCA। अच्छा, ठीक है। उसमें ये कहा गया, 2 चीज़ें उन्होंने बताई। इसमें ये कहा गया कि पॉलिसी फ्रेमवर्क वाजे करें कि कैसे जो है, जो रिस्टोरेशन की बात है, कैसे रिस्टोर करेगा SBCA। पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाकर देना एक अलग चीज़ है और बिल्डिंग को गिरा देना एक अलग चीज़ है। ठीक है, 2 चीज़ें हुई। तीसरी चीज़ उन्होंने कही, उन्होंने ये बात बताई कि SBCA को, जैसे वकील साहब ने भी कहा कि जी आपके पास इतने पैसे हैं, कहाँ से आ जाते हैं, आपका चपरासी बाहर जा सकता है, आप इतने ज़्यादा पैसे कमा चुके हैं, बहुत लंबी डिबेट हुई इस पर। तो कहा गया आप अपनी डिटेल्स, जो आपके ऑफिसर्स की डिटेल्स हैं, वो भी जमा कराएं। अच्छा जी, ठीक है ना। ये फैसल सिद्दीकी साहब ने वहाँ पे ऑन बोर्ड बताया। तो अब देखें, पहली चीज़ तो ये है कि फैसला होता क्या है, असली रूल्स की क्या होती है, और हम तक जो है वो फिर वो टिक्कर की सूरत में, दीगर सूरतों में पहुँचता किस तरह है। तीसरी चीज़ ये कि इदारा उसको इम्प्लीमेंट किस अंदाज में करता है। अब SBCA ने क्या किया कि 930 बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई करके उसकी फ़ौरन 2 दिन में उसकी एक लिस्ट तैयार कर दी, और ये आने लगा, फिर ये होने लगा कि जी इनको जो है डेमोलिश किया जाएगा। एक बिल्डिंग जमशेद रोड पर जो है न्यू टाउन रेजेंसी 5 मंजिला बिल्डिंग, उन्होंने उसको कुछ हद तक डेमोलिश किया भी है। तो अब आप ये देखें, यानी कि वो रिस्टोरेशन के लिए जो कोर्ट मांग रहा है वो प्लान मांग रहा है उनसे, और वो क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन, उसकी डायरेक्शन क्या है, वो बहुत डिफरेंट है। तो अभी हम कराची अर्बन लैब से, जैसे मैंने आपको बताया, आपने कहा था इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन भी बता दें। जी। तो IBA का एक इदारा है
डॉक्टर नौशीन एच अनवार जो हैं वो हमारी डायरेक्टर हैं, और हमारे पास जो हैं वो लीगल एडवाइज़र भी मौजूद हैं, आर्किटेक्ट भी मौजूद हैं और रिसर्चर भी मौजूद हैं। हम यही देख रहे हैं कि इसी एविक्शन डिस्पोजिशन को थ्रू लेंस ऑफ रिसर्च देख रहे हैं कि कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं, उनके डायनेमिक्स क्या हैं, और इसके पीछे जो लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट क्या है, गवर्नेंस कैसे डील करती है। ठीक है, तो अभी हमें ये नज़र आ रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो वकील साहब भी देखते रहे, पहले जो नेमतुल्लाह खान साहब वाले फैसले का इन्होंने जिक्र किया, अमूमन फैसले ऐसे होते रहे हैं कि 2 या 3 पार्टीज होती हैं, फिर वो जज साहिबान जो होते हैं, मौजूद अदालत जो है वो तीनों को सुनती है सबको। अब लेकिन अभी आप देखें ये जो फैसला आपका ये कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से 17 नवंबर को आया, जो जस्टिस गुलजार साहब ने जो एक ऑर्डर पास किया, ये कोई बाकायदा कोई कोर्ट हियरिंग नहीं थी, ये एक एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी। उस दौरान में जज साहब ने ऑर्डर पास किया कि जी जो अलोंग द ट्रैक कराची सर्कुलर रेलवे के ट्रैक के साथ में जितनी इंक्रोचमेंट है वो खत्म की जाए और इसको रिवाइव किया जाए। ठीक है, अब इस तरह के केस में हो क्या रहा है बेसिकली, पहले अच्छा, इस पर आएंगे जी जी लेकिन ब्रेक लेते हैं जी बिल्कुल, और मजीद जुजियात जानेंगे। कराची में बहरहाल एक अजीब सी सूरत हाल सबके सामने आ रही है, रेजिस्टेंस भी है, कंफ्यूजन भी है। वापस आते हैं नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। ब्रेक के दौरान हम जो बात कर रहे थे वो ये थी कि बाज़ औक़ात ऑब्जर्वेशंस होती हैं या और बहुत सारी मामलात जो रिपोर्ट हो रहे होते हैं, लेकिन जब रिटन ऑर्डर आता है तो उसमें वो कैफियत ही डिफरेंट होती है, नौयत ही डिफरेंट होती है उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की, और वो लेटर एंड स्पिरिट में क्या इम्प्लीमेंटेशन सामने आती है वो एक और कहानी है। लेकिन जो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो इस सब में जो बात आपसे पूछ रही थी वो यही थी कि ये कराची का एक अजीब व गरीब किस्म का एक फिनोमिनन सामने आया गुज़िश्ता दिहाइयों में, कि जहाँ जहाँ जिस तरह आज़मी साहब ने भी कहा कि सेटल्ड आबादियाँ हैं, उनके साथ सेटेलाइट टाउन्स बनते चले गए, बल्कि कच्ची आबादियाँ बनती चली गई। और न सिर्फ ये हुआ बल्कि कराची में अचानक से रूरल एक पोर्शन भी इवॉल्व होना शुरू हो गया गोठों की शक्ल में, जो कि कदीमी कोई 300-400 साल पुराने गोठ नहीं है, वो आजकल के नए आबाद किए हुए ये इस तरह की आबादियाँ हैं। इसका एक तो माशरती नुकसान भी हम देखते हैं कि बहुत सी आबादियाँ स्पेसिफिकली कम्यूनल बेस्ड हो गई हैं, कम्युनिटीज़ वहाँ रह रही हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज़ वहाँ रह रही हैं। ये सारे मसाइल इकट्ठे हो चुके हैं, क्या आसान है इनसे नबुर्दाज़मा होना? देखिए फिजा, इसमें हमारे पास इस वक्त जो है जो स्टैटिस्टिक कहती है कि कराची 65% ऑफ कराची कच्ची आबादी पर मुश्तमिल है। 65% ऑफ, जी बिल्कुल 65% ऑफ कराची कच्ची आबादी पर मुश्तमिल है। मेगापोलिस और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमारे पास 2 तरह के इदारे हैं, सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी है एक, और दूसरा जो है गोट आबाद है। अब रूरल एरिया में जो गोट आबाद के अंडर में जो लीज प्रोवाइड की गई हैं डिफरेंट टाइम पीरियड में, और सिंध कच्ची आबादी को तकरीबन जो है उनके पास जो इस वक्त लिस्ट हैं 500 से ज़ायद आबादियाँ, कच्ची आबादियाँ पूरे कराची में हैं जो उनके पास लिस्टेड है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी हैं जो उनकी मास्टर लिस्ट में हैं। इनकी 2 लिस्ट होती हैं, एक जो रेगुलाइज हो चुकी हैं, अब चाहे वो KMC की लैंड पर थी, KDA की लैंड पर थी या किसी और इदारे की लैंड पर थी, फिर वो उसका एक प्रोसीजर होता है कि वहाँ से वो NOC लेते हैं और फिर उसके बाद में उसको सिंध कच्ची आबादी रेगुलाइज कर देती है। और रेलवे की ज़मीन पे तो लातादार, अच्छा नहीं, रेलवे की ज़मीन पे जो आबादियाँ हैं उसमें से बहुत थोड़े पोर्शन को NOC रेलवे ने दी है, बाकी सबको NOC नहीं दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। फिर एक अच्छा, रेलवे की ज़मीन पे जो आबादियाँ हैं जो हम इस वक्त देख रहे हैं कराची सर्कुलर रेलवे के अलॉन्ग जो आबादियाँ हैं वो कच्ची आबादी की मास्टर लिस्ट में हैं, यानी इनिशियल लिस्ट में उनको शामिल किया गया। अच्छा, इसमें एक सिलसिला ये होता है जैसे कि वकील साहब ने बताया कि ये बहुत कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कदीमी कोई सिलसिला नहीं है, तो इसकी एक इन्होंने कच्ची आबादी ने कट ऑफ डेट रखी है जो कि 1997 तक बढ़ा दी गई थी। यानी 1997 से पहले अगर कोई आबादी थी जिसकी एग्जिस्टेंस अपनी वो प्रूव कर सकें वाया सम डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तो उसको जो है वो कच्ची आबादी के पास जो है इनलिस्ट किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये तो 2 डायनेमिक्स हो गए हमारे के। अच्छा, इसके अलावा जो जब सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी जो टाइम पीरियड था हमारा जो है वो, तो उस वक्त जो है जो मास्टर प्लान की हम बात कर रहे हैं वो उस वक्त बना था, और उसके बाद अब इस वक्त वो एप्लीकेबल नहीं है जो मास्टर प्लान 2020 कहलाता है।
ठीक, उसमें बाकायदा तौर पर ये प्रोग्राम रखा गया था जिसको कहा गया था कच्ची आबादी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। अच्छा, बाकायदा उसका एक क्लॉज है जिसमें ये कहा गया था और बाकायदा उस पर काम होना था, लेकिन चूंकि फिर वो मास्टर प्लान नहीं चल, CDG के नहीं चल सका, मास्टर प्लान नहीं चला, तो कच्ची आबादी की इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। दूसरी बात जो वकील साहब ने कही बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे अगर हम डिफेंस की मिसाल लें तो उसके इर्द गिर्द शाह रसूल कॉलोनी और दीगर कॉलोनियाँ मौजूद, नीलम कॉलोनी, ठीक है, इस तरह कॉलोनीज मौजूद हैं। तो बेसिकली ये जो है प्रोविजन ऑफ लेबर होती है इन जो पोश एरियाज के लिए, और यकीन करिए डिफेंस या कोई भी ऐसा एरिया हो वो अपना जो लाइफ स्टाइल है वो मेंटेन नहीं कर सकते इन कच्ची आबादियों के बगैर। तो ये एक अलहदा तरह की जो डायनेमिक्स मिलती है, जाहिर सी बात है। तो ये नाजिबाबाद, नॉर्थ नाजिबाबाद के साथ देख लीजिए, जो पहाड़गंज है पूरा इलाका, बिल्कुल बिल्कुल वो आप सबके सामने चले जाइए जरा, वहाँ पे एक भी घर ढा के दिखा दीजिए। दूसरी चीज जो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, देखें शहर की अपनी ज़रूरियात होती हैं, ठीक है। अब पहले प्रोग्राम में भी हमने बात की थी, देखें आप अगर देखें तो लास्ट जो KDA ने हाउसिंग स्कीम लॉन्च की थी वो कोई 80s वगैरह में उससे पहले की होगी, उसके बाद अभी तक कोई ऐसा जैसी कोई बड़ी स्कीम जो खुदा की बस्ती सरजानी टाउन ये हम सुनते हैं, इसके बाद कोई नहीं मिली हमें। तो देखें जब शहर को आप हाउसिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, तो एक पैरेलल प्लानिंग जिसको हम कच्ची आबादी कह रहे हैं, वो एक पैरेलल प्लानिंग ऑटोमेटिकली सामने इमर्ज होना शुरू होती है, ठीक है। तो इसमें ये फिर इदारों की तरफ से कमी है, इदारे बहुत सारे हैं हमारे पास। हाँ, इदारों की तो कमी कोई नहीं, इदारों की कमी कोई नहीं है, इदारे बहुत सारे, एक के बाद एक इदारा, एक के बाद एक नाम निकलता है, लेकिन उसमें से कितने जो है वो इस पे वर्क कर रहे हैं। फिर दूसरी सबसे बड़ी चीज जो आई कि आपके जो इदारे थे जो कि लैंड ओनिंग एजेंसीज थे जिनकी जिम्मेदारी थी प्रोविजन ऑफ हाउसिंग, वो चले गए बहुत बैकफुट पे। और आप देखें 80s के बाद से, आपके 90s के बाद से जो बिल्डर डेवलपर ये आना शुरू हो गए, जिनका स्टार्टिंग में स्लोगन यही था कि जी हम जो है वो जो लो इनकम हाउसिंग प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इस वक्त अब देखें तो आप 2.5 करोड़ का एक फ्लैट, 3 करोड़ का एक फ्लैट, तो वो चीज़ चली गई। अब जब वो इस तरह के 2.5 करोड़ 3 करोड़ के फ्लैट कहीं बनते हैं तो साथ में वही वाली बात है, कच्ची आबादी भी फिर अगर डेवलप हो जाती है, तो मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपस में वेल कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इस चीज को देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सब अब आइंदा, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम अब सारे कम ही होता है प्रोग्राम में, तो जब बैठेंगे दोबारा इस बात का तयन ज़रूर करेंगे कि किस अथॉरिटी के पास कानूनन ज़मीन ओन करने का राइट है, क्योंकि जिस तरह भी आप फरमा रहे हैं, और अज़मी साहब हमें गाइड कीजिएगा कि ये जो लेयर अपॉन लेयर है ना इदारों की, तो उसमें जो कन्फ्यूजन मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या इदारों का अपना इख्तियार नहीं है कि वो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को अमेंड कर पाए अकॉर्डिंग टू लॉ एंड रूल, आप बताइएगा। कराची का मसला ये है कि यहाँ जो बल्दिया है आपकी, जिसके मेयर हैं उनके अंडर में 35% जमीन है, यही कहते हैं। बाकी आप देखिए KPT है, सिविल एविएशन अथॉरिटी सफाई नहीं करते, नहीं है। KPT है, स्टील मिल है, PIA है, सिविल एविएशन अथॉरिटी है, नेवी है, रेलवे है, स्टील मिल है, ऐसे तकरीबन 20-22 इदारे ऐसे हैं जिनकी अपनी ज़मीन है जो कराची में कैप्चर करते हैं, ठीक है। अब उनके अगर अपनी ज़मीन है तो अगर बदनीयत हों और वो कुछ बिल्डर्स को अपनी ज़मीन दे दें, ठीक है, कोई भी इदारा है अपनी ज़मीन दे दे और उस पर वो काम करना शुरू कर दे, चाहे वो एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो, किसी भी इदारे के पास अगर कोई ज़मीन है, और चूँकि ज़मीनों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जिससे भी ज़मीन ली वो निस्बतन फ़ायदे में रहा, बनिस्बत उसके जिससे कारखाना लगाया था बिल्डर ज़्यादा फ़ायदे में रहे, तो लोगों ने ज़मीनों की तरफ वो लपके, चाहे किसी ने ज़मीन 1-2 फ्लैट ख़रीदे हों, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के काम में आ गया हो, वो बहुत आगे निकल गए, तो सारे लोग जो है वो ज़मीन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब दूसरा जो ये हुआ कि बजाय इसके कि जो इदारों की ज़मीन होती KMC की वो इंडिविजुअल को देते, उन्होंने सोसाइटीज़ को देनी शुरू की, तो सोसाइटीज़ को देनी शुरू की, तो अब सोसाइटी का अपना एक लेआउट प्लान भी होता था, उनका साइट प्लान भी होता था, वो सारी चीज़ें होती थी, लेकिन इसके बावजूद भी सोसाइटीज़ में ये होता था कि अगर उनमें अगर A से अगर कोई B खरीद रहा है, B से C खरीद रहा है, तो उसकी रजिस्ट्री नहीं होती थी, वो अपनी सिंपल सी फीस लेके एक से दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते थे, तो इसमें भी प्रॉब्लम हो कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिल रहा था। अब जैसे कि इन्होंने इजाफे की, ये जो नई एक आई है तरमीम, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इसमें ऐसा है कि होता यह है कि जो गवर्नमेंट किसी न किसी प्रॉपर्टी को, चाहे वो सेल डीड हो, चाहे गिफ्ट हो, चाहे विल हो, उसकी गवर्नमेंट उसकी कोई फीस लेती है कि एक से दूसरे को ट्रांसफ़र हुई है, और जो रजिस्ट्रार है उनकी रजिस्ट्री करते हैं, और ये बिल्कुल एक पक्का काम होता है, बाकायदा थंब इम्प्रेशन होते हैं, बाकायदा इसकी
माइक्रो फिल्म बनती है, अब तस्वीर लग रही हैं, तो उस वैल्यू की अहमियत होती है जो रजिस्टर्ड हो। ठीक। तो जब रजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट वैल्यू लेती है। अब इसमें होता यह था कि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा कम होती थी। हाँ। अब अगर कोई 50 लाख का फ्लैट है तो वो गवर्नमेंट की नज़र में वो कह रहे हैं जी 5 लाख का फ्लैट है, ठीक है, और वो कम से कम 50,000 भी नहीं देते थे। ठीक है। अब करोड़ों के फ्लैट पे वो चंद लाख रुपए टैक्स देते थे, तो गवर्नमेंट को दो चीज़ों की महसूस हुई ठीक है। ज़रूरत। एक तो ये कि इसकी ड्यूटी बढ़ाई जाए, ठीक है। जो कीमत हो वो इस तरह रेवेन्यू मिलेगा, और दूसरा ये कि जो आदमी प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसके पास वाइट मनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह वो गवर्नमेंट को दो तरीके से उनका रेवेन्यू नुकसान। जनरेट होगा। ठीक है जी। अच्छा, बिल्कुल क्लोजिंग का वक्त है, 10 सेकंड हमारे पास है। ये बताइएगा कि आइंदा आसान रहेगा मामला, मुश्किल? 10 सेकंड। देखिए, आइंदा के लिए अगर हम देखें तो मामलात जो है, अगर इदारे उस तरह चलाते हैं जो कि सही डायरेक्शन हैं, जैसे उन्होंने कहा कि जी 45 दिन का नोटिस का मतलब 45 दिन का नोटिस ही हो, और जहाँ पे जज साहिबान कह रहे हैं कि जी अल्टरनेट प्रोवाइड करना अगर सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये भी कुछ जगहों पे आया है सामने, ठीक है, तो सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दे। अगर अल्टरनेटिव, जैसे अब इम्प्रेस मार्केट के बारे में कहा जा रहा है, उनको अल्टरनेटिव प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अगर वो अल्टरनेटिव अच्छे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं तो हम बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, वरना वही आपकी वाली बात कि इससे मजीद इंसानी अलमिए जन्म ले सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह किसी और वक्त पे बैठेंगे तो तफसील से मजीद इन मामलात की जुज़ियात देखेंगे। नाज़रीन, हमारी कोशिश रहती है आपके सामने मसाइल का हल रखा जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पे। जो गुफ्तगू हमारी जारी है उसी को आगे बढ़ाते हैं। जी तौहीद साहब, आप कुछ कह रहे थे। हाँ। इसी हवाले से तो मैं ये बता रहा था कि पहली बात तो वो एक मीटिंग चेयर हो रही थी, उसमें जो है जस्टिस गुलजार साहब ने एक डिसीजन दिया। अब इस तरह के मीटिंग में जो फैसले होते हैं ना, उसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होती, कोई वकील नहीं होता। अब जो इदारों के एग्जीक्यूटिव जितनी बात जज साहिबान को बताएंगे उसके बिहाफ पे फैसला कर दिया जाएगा। जैसे कराची सर्कुलर रेलवे के केस में मैं आपको बताऊं, कराची सर्कुलर रेलवे के अराउंड 28 आबादियाँ हैं और 4,653 फैमिलीज़ हैं जिनको जायका ने आइडेंटिफाई किया था एज अ प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, और कराची अर्बन ट्रांसपोर्ट ने बाकायदा उनको ऑफर लेटर दिए थे उस टाइम में, जो जुम्मा गोट में पहले जो उनको ट्रांसफॉर्म वहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा था, ये सब सिलसिला हुआ था। तो अब बात यह है कि जज साहब को ये तो नहीं बताया गया कि जी इस एरिया में कुछ प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन भी हैं। अब अगर बताया जाता तो नौयत फिर ये होती कि जी ठीक है, इनके साथ आप बात करें और इनको कंपनसेशन दे दें, ठीक है, और बाकी जो दीगर जो लोग हैं इंक्रोचर जो ट्रैक पे बैठे हुए हैं, आप उनको रिमूव करा दें। तो ये दो चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँ, कमिश्नर कराची साहब ने उस दिन बड़े वाज़ेह अंदाज में हमें बताया कि जी घरों की डेमोलेशन के हवाले से बिल्कुल मना है कि एक भी सिंगल घर भी डेमोलिश नहीं किया जाएगा। अच्छा। और मतलब इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट ऑफ सिंध विल नीड टू प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव, उनको अल्टरनेटिव देने की पाबंद है। अब किस तरह देती है, क्या है, अलग सिलसिला। ठीक है, इब्राहिम नज़वी साहब ये बताइएगा, अभी जिस तरह इन्होंने फरमाया है कि कमिश्नर कराची की तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि कोई घर नहीं गिराया जाएगा, लेकिन हमने देखा कि कुछ घरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा चुकी ऑलरेडी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये मुझे बताइए कि अब इंडिविजुअली क्या लोग कोर्ट से जाके स्टे ऑर्डर्स या कोई नजरसानी अपीलें कोई और मजीद कोई कानून में गुंजाइशें, क्या वो ये सिलसिला शुरू कर सकते हैं? देखिए, जब साकिब निसार साहब थे और कराची में ये डिमोलिश हो रही थी, ये कायद आज़म के मज़ार के आसपास का जो इलाका था, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ गिरानी है तो आप 45 दिन का नोटिस दें। ठीक। कहीं ये नहीं कहा गया कि उनको न गिराया जाए। ठीक है। बाकी जहाँ तक मामला है कि एक मीटिंग हुई थी इंतज़ामी, लेकिन वो इंतज़ामी जो मामलात होते हैं वो भी जज साहब को अपने अदालती हुक्म पे अमल दरामद कराना होता है। जैसे जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम हैं, वो पानी के मामला देख रहे हैं बिलखुसूस हैदराबाद में, तो उनका तो इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन हमने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि आइन के अंदर है
कि बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं वो फंडामेंटल राइट्स वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिडिक्शन होगी जो आर्टिकल 184 कहता है। तो इसका मतलब है कि अदालत को इख्तियार है। अदालत ने वाज़े तौर पे कहा था कि कानूनी तौर पे जो भी जायदाद है उसको न गिराएं, गैर कानूनी तौर पे जायदाद है वो गिरा दें। अच्छा, इसमें एक नुक्ता, हाँ, कच्ची आबादी अथॉरिटीज बनी हुई है, कच्ची आबादियाँ क्या कानूनी होती हैं? कोर्ट उनके ऊपर भी तो कोई तवज्जो करे। और ये सवाल मैं नहीं कर रही, ये सवाल बार बार आ रहा है कि कराची में तो सबसे बड़ा कहा जाता है कि इस वक्त मुल्क के अलावा भी दीगर मुल्कों की निस्बत कच्ची आबादियों का एक जोर शोर है। तीसरा सवाल इसमें आपसे ये करना चाहूँगी, आप भी इस पर ज़रूर बात कीजिएगा कि ये जो आपका कोई भी सिविल इदारा है, क्या उसका कानूनन कोई इख्तियार है ही नहीं कि वो अपनी रेगुलेशंस पे नज़रसानी कर ले या उसमें कोई तरमीम कर ले या वो कोई चेंज ऐसी ले आए? कमर्शलाइजेशन के हवाले से अगर हम देखें और कोर्ट के ऑब्जर्वेशन कि जनाब 40 साल पहले यहाँ पे अगर कुछ नहीं था और आज कुछ है, और अथॉरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी अमेंडमेंट के बाद कमर्शलाइजेशन की इजाज़त दे दी गई थी, तो ये कानूनी तौर पे पेचीदा से पेचीदा तर नहीं होते जा रहे मामला। पहली बात आपकी कच्ची आबादी के हवाले से थी। कच्ची आबादी वहाँ बसती है जहाँ पहले पक्की आबादी होती है। ठीक है। अमीर उमरा होते हैं, खुशहाल लोग होते हैं, तो जाहिर बात है कि उनको नौकर चाकर चाहिए, ड्राइवर चाहिए, माली चाहिए। तो अब जाहिर बात है कि वो इतने दूर दराज के इलाकों से तो नहीं आएंगे। तो कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ वो अपनी आबादी बसा लेते हैं, तो वो एक कच्ची आबादी कहलाती है। फिर जब कच्ची आबादी आहिस्ता आहिस्ता उनको बिजली मिलती है, गैस मिलती है, वो अपने मकानात पक्के कर लेते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें रेगुलराइज किया जाए। जैसे 1985-86 में मोहम्मद खान जो साहब जो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने कहा था कि कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करें। सही है। जब ये हुआ तो बेशुमार लोगों ने रातों रात कच्ची आबादियाँ इलाकों में बना ली। अब फिर उन्होंने गूगल से सर्च किया, गूगल से सर्च किया कि 1970 या 75 की बात हो रही है कि जो 70 और 75 से जो आबादियाँ बसी हैं उनको 1985-86 में रेगुलराइज किया जाए। तो उनको गूगल से पता चल गया कि उस दौर में कौन सी आबादियाँ थी और नहीं थी। असल चीज़ देखिए सारी नीयत की है। हम ये कह रहे हैं कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो उन्होंने नेक नीयती से लिया है, उन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाई है, लेकिन मसला सारा उस बीच के आदमी का आता है जो बड़ा चालाक होता है। ये सारे काम माशरे के चालाक लोग, अय्यार लोग करते हैं। शरीफ आदमी कहता है नहीं मैं गैर कानूनी काम नहीं करता, यह तो उसको मौका नहीं मिलता, वो अपनी इज्जत से डरता है। लेकिन दूसरा आदमी जो जिसको दबंग कहते हैं आजकल की इस्तिलाह में कि वो बड़ा दबंग होता है, वो ये सारी चीज़ें कर लेता है। ठीक है। और उस शरीफ आदमी की आंखों बात तो सही है, लेकिन ये तो वही गोल गोल घूमने वाली बात है। अच्छा, ब्रेक लेते हैं तो ऐसा फिर आपकी तरफ में आऊंगी और यही सवाल मैं आपके सामने भी रखूंगी। नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पे।